हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से सुपर आर्टेक्स में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही हाई जोश के साथ चल रही होगी और उसी हाई जोश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हाजिर हूं मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष इन दो क्वेश्चन को लेकर के। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके चैप्टर नंबर 5 से। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैंने आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट करा दिया है। अब उसके आखिर के दो क्वेश्चन ऐसे बच रहे थे इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि मैं बाय फेस होकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊं, तब कराऊं तो शायद ज़्यादा बेटर तरीके से मैं करा सकूं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस बोर्ड के साथ हाजिर हूं, ठीक है। और पता नहीं आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा या नहीं, बट फिर भी आप लोग मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करना। बोर्ड बार्ड का तो क्या है, बस ऐसे ही है। और हो सका अगर कुछ साफ नहीं दिखाई देगा तो मैं वीडियो को एडिट करते वक्त आपके सामने कुछ लगा दूंगा, लिख करके लगा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक का। और आज हम समझेंगे इन दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ के समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां क्या क्या हैं। यानी कि ये यूएनओ की कमियों के बारे में बात कर रहा है। अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स यूएनओ की खूबियों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग जानेंगे कि यूएनओ में बहुत सी कमियां हैं और वो कमियां कौन कौन सी हैं या क्या क्या हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है। यहाँ पर मैं क्या लगाना भूल गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये मैंने लगा दिया क्या। तो क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है। अब स्टूडेंट्स, यूएनओ के बारे में अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो हमने खूबियाँ ही खूबियाँ पढ़ी, क्योंकि हमने इसकी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं उसमें चैप्टर की स्टार्टिंग से बताया कि यूएनओ क्या है, यूएनओ के अंग कौन से होते हैं, यूएनओ काम कैसे करता है, और यूएनओ के अंदर एक महासचिव होता है जो यूएनओ का सार्वजनिक चेहरा होता है, वो क्या करता है या उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। हमने इस पर बहुत कुछ जान लिया है। तो अब जो है आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम जानेंगे यूएनओ की कमियों के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि यूएनओ बहुत ही अच्छा और बढ़िया संस्थान है, यूएनओ बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, उन्हीं सब विचारों के बारे में आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, और हमारे दिमाग में चल रहे विचार कितने प्रतिशत तक सही है और हम कितने अच्छे राजनीतिक क्या बोल सकते हैं इसको, चिंतक हो सकते हैं, ये हम अपने परख करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कीप काम होकर के मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हम और आप विचार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सपोज दैट पहले एक बार इसके प्लस पॉइंट देख लें, रिवाइज कर लें, देन हम इसकी नेगेटिव पे चलें। सबसे पहले प्लस पॉइंट ये है कि यूएनओ का उद्देश्य क्या था, यूएनओ को क्यों बनाया गया था, क्या ये उस उद्देश्य पर खरा उतरा या नहीं। अगर हम ये जांच कर लें तो हम बहुत ही आसानी के साथ ये पता कर सकते हैं कि यूएनओ में क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या कमियां विद्यमान हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली पीछे, शायद आप लोगों ने देखी हो, अगर नहीं देखी तो देख लेना, जिसमें मैंने चर्चा करी थी कि सन 2005 में, यानी जब यूएनओ 60 साल का हो गया, तब यूएनओ में सदस्यगण इकट्ठे हुए और 2005 में इसकी 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए जहाँ पर ये विचार खड़े हुए कि यूएनओ में बहुत कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हमें किस तरीके से सुधारना होगा या क्या क्या स्टेप उठाने होंगे उन कमियों को दूर करने के लिए। तो इतना तो हमने तभी सीख लिया था। अब आज की वीडियो में मैं थोड़े से विचार आप लोगों के साथ साझा करूंगा, अपने विचारों के साथ आप लोगों को जोड़ूंगा, बट स्टूडेंट ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे विचारों के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना होइए, मेरे से केवल वही चीज़ लीजिए जो किताबी ज्ञान है या परंपरागत ज्ञान है जो पीछे से मुझे मिली है और मैं आप लोगों को दूंगा, यानी कि फंडामेंटल नॉलेज जो है
वो आप केवल लीजिए। बाकी जो चिंतन का स्तर का जो चीजें होती हैं, यानी कि सोचने वाली जो चीजें होती हैं, उसमें केवल और केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। चाहे मैं हूं या कोई भी अलग कोई टीचर हो, आप उसके विचारों के साथ कनेक्ट मत होइए। उससे केवल वही ज्ञान लीजिए जो ज्ञान बेसिक ज्ञान है, फंडामेंटल वाले ज्ञान है, लेकिन उसको तर्क की कसौटी पर कसने वाला जो विचार है और उससे उत्पन्न जो ज्ञान है, वो ज्ञान केवल आपका ही हो, ऐसा मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे सुनिए तो जरूर, मेरे विचारों को जानिए तो जरूर, मगर उससे 100% आप जुड़िए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, और ना ही किसी और के विचारों के साथ जुड़िए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। ठीक है, तो मुझे बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या कह रहा हूं, आपके नॉलेज के लिए जो भी कहूंगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए रहेगा, आपके एग्जाम के लिए द बेस्ट रहेगा। आप मेरी सारी बातों को एग्जाम में हूबहू उतार दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है यूएनओ के बारे में, तो आप उसको मेरी बातों से, मेरे विचारों को से उसको अवगत करा दीजिए। आपकी तारीफें हो सकती है कि 2-4 हो जाए, मगर स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि में वही ज्ञान संचित कीजिए, यानी कि डालिए, यानी कि सेव कीजिए, जो ज्ञान आपने किताबों से लिया हो, मुझ जैसे टीचर से लिया हो, लेकिन इन दोनों जगह से लेने के बावजूद अपने तर्क की कसौटी पर कस के कुछ अपने नए विचार को ऐड करके जो मिक्सचर खिचड़ी सी बनाई है आपने, उसको आप सेव करिए। वो आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तक काम आएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सावधान कहाँ रहना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, अपने विचारों से आपको समझाऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां कैसे हम जांचेंगे, कैसे हम उनकी कमियों को पता निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि यूएनओ का जो बना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना, वो 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1918 में जब समाप्त हुआ, तब पूरी दुनिया की एक डिमांड हुई कि भैया पूरे विश्व में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देशों को युद्ध करने से रोके। यानी कि पूरे विश्व में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा शक्तिशाली संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व को आपस में लड़ने से रोक सके। उस तर्ज पर हमने क्या बनाया था, लीग ऑफ नेशन बनाया। लेकिन लीग ऑफ नेशन क्या अपने मकसद में कामयाब रहा? नहीं रहा। लीग ऑफ नेशन अगर कामयाब रहता तो हमें अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार को जब हो गया तो हमें यह अंदाजा लग गया कि भैया लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से बेकार रहा, असफल रहा, उसमें कमियां रही, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद पूरी दुनिया ने कहा कि भैया लीग ऑफ नेशन में सुधार होना चाहिए, और उसी को सुधार करते हुए हमने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी। अब जब इसकी स्थापना कर दी तो क्या इसकी स्थापना करने के बाद पूरे विश्व में शांति हो गई? क्या अब देशों के बीच में आपस में मनमुटाव खत्म हो गए? क्या पूरे विश्व में समानता वाली बात आ गई? क्या आर्थिक जो उन्नति थी वो सभी देशों की होने लगी? क्या पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक जो भेदभाव था वो अब समाप्त हो गया? क्या आतंकवाद जैसी चीज खत्म हो गई? क्या पूरे विश्व में मानव अधिकारों का हनन होना बंद हो गया? अगर इन सारे सवालों का जवाब मांगा जाए तो हमारे दिमाग से यही निकल के आएगा कि भैया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आए दिन न्यूज़पेपर में छपने वाली घटनाएं बेफजूल की होती। और जो न्यूज में चल रहे हैं आजकल, आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, बहुत सारी तरह तरह की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखने को मिलती है। ये फलाना देश उससे लड़ गया, वो देश उससे लड़ गया, उस वाले देश का इस वाले देश के साथ पानी का बंटवारा ऐसे हुआ, और तमाम चीजें। मैं फिलहाल अभी आपको किसी का भी कुछ नहीं नाम लूंगा, बस आपको चीजों को समझने के लिए ऐसे ही हल्का फुल्का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि भैया अभी भी अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है
वो जस के तस बने हुए हैं। इससे हमें यही इशारा मिलता है कि भैया यूएनओ जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। और स्टूडेंट्स अब इसको मैं वन बाय वन इसकी परतें खोलना शुरू करूंगा और जो आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे कि आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो, आप एग्जाम में बताओगे कि अगर यूएनओ अपने मकसद में कामयाब होता या यूएनओ के अंदर केवल और केवल अच्छाइयाँ होती तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच यानी यूएसएसआर और यूएसए के बीच 1945 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट ना हुआ होता, यानी कि शीत युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ होता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तब ऐसे में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोल्ड वार के दौरान ऐसे बहुत सी वक्त ऐसे बहुत से समय उत्पन्न हुए, ऐसे बहुत से दायरे आए जिसको हम लिमिटेशंस कहते हैं, कोल्ड वार की लिमिटेशंस, यानी कि शीत युद्ध के जो है दायरे ऐसे हमें देखने को मिले जहां पर हमें लगा कि अब यूएनओ अपना अच्छा काम करेगा, मगर वहां पर भी हमने यूएनओ को शांत शांत सा देखा। नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 परख करने की बात। नंबर दूसरा परख आपको बता रहा हूं कैसे करोगे। स्टूडेंट्स जब 1945 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ उसके बाद आपने ये चीज नोटिस करी कि पूरा विश्व जो था वो लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कितने में? 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। पहला जो था वो क्या था, मान लो ये अपना पूरा पृथ्वी है। अब अपनी इस पृथ्वी में 3 हिस्से कैसे हो गए मैं आपको बताता हूं। एक को हम लोग बोलते थे पहली दुनिया, क्या बोलते हैं? पहली दुनिया। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? दूसरी दुनिया। और कैसे बोलेंगे मैं अभी बताता हूं आपको, ये सुनिए ध्यान से। पूरे विश्व में क्या हुआ था, आप लोगों ने अगर मेरी कुछ पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार का जिक्र किया है तो आप लोगों को ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया वाला फंडा क्लियर होगा। और जिसको नहीं है उसको मैं बताता हूं। देखो पहली दुनिया वो दुनिया थी जो यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ जुड़े हुए देश थे और अमेरिका के अंदर वाले जो गुट में थे उन देशों को हम पहली दुनिया बोलते थे। दूसरा ये था कि पूरी दुनिया में एक दूसरा गुट था जिसको हम लोग दूसरी दुनिया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये वाला जो गुट था ये समाजवादी यानी साम्यवादी खेमे का था और ये किसको फॉलो कर रहा था? ये फॉलो कर रहा था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को। अब स्टूडेंट्स इसको मेरे को बहुत ज्यादा डीप नहीं बताना, नहीं तो आपकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब पहली दुनिया थी वो यूएसए यानी अमेरिका वाले गुट का कहलाने वाली थी। दूसरी दुनिया जो थी वो जो थी साम्यवादी विचारधारा का फॉलोवर थी और सोवियत संघ को मानने वाली थी। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि 3 दुनिया थी, तो ये तीसरी जो दुनिया थी वो कौन सी थी ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि तीसरी दुनिया जो थी उसको हम लोग नेम के नाम से जानते हैं, यानी कि नेम ये क्या था? ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि इसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। और ये तीसरी दुनिया वो दुनिया थी जो दोनों गुटों में से किसी के साथ शामिल नहीं थी, क्योंकि इसमें वो देश शामिल थे जिनका अभी जो है विकास नहीं हुआ था, ये विकसित नहीं थे और अभी अभी आजाद हुए थे या फिर किसी उपनिवेशिक चुंगल से मुक्त होकर के अपनी देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, या फिर कुछ देश इनमें ऐसे थे जो है किसी के अन्य देश के ऊपर डिपेंड थे, जिसको हम न्यास क्षेत्र कहते हैं या फिर न्यास प्रदेश कहते हैं। अब ये न्यास प्रदेश क्या होता है ये तो मैंने आप लोगों को जो यूएनओ का अंग वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने बता रखा है, जिसको नहीं पता हो जाकर के देख लेना कि न्यास प्रदेश क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया यानी कि पूरा विश्व जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। अब इस स्थिति में जब कोल्ड वार चल रहा है और पूरी दुनिया ऐसे तितर बितर हो रही है तो यहाँ पर हमें जानना ये जरूरी है कि बताइए
संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे में क्या कर रहा था जब विश्व 3 अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा था? क्यों यूएनओ ने अपने उद्देश्यों का भली प्रकार से पालन नहीं किया? यूएनओ तो क्या कहता था ना कि मैं क्या करूंगा, पूरे विश्व को जोड़ने का काम करूंगा, ना कि तोड़ने का। तो आखिर ऐसे में उसके होने के बावजूद, उसके होते हुए पूरे विश्व में ऐसे अलग अलग टुकड़े से क्यों हो गए? प्लस स्टूडेंट्स, इसके साथ आप लोगों को और भी कुछ चीजें याद करा रहा हूं मैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर इससे पहले के चैप्टर्स को पढ़ा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक आसियान बना, एक यूरोपीय संघ बना। ये क्या थे? ये अलग अलग संगठन थे। आपने यूरोपीय संघ देखा, आपने आसियान देखा, इसके साथ आपने एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है दक्षिण, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। जिन्होंने नहीं देखा होगा पहले की वीडियो देख लेना अच्छे से जा करके। तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ चीज़ों को तो ये है कि अगर यूएनओ अपने मकसद में कामयाब रहा तो फिर बताइए ये पूरा विश्व अलग अलग 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड हुआ? इसके साथ साथ बताइए कि दक्षिण, आसियान, यूरोपीय संघ, G7, G20 जैसे संगठन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका यही मतलब है कि अगर ये संगठन, ये क्षेत्रीय संगठन बने तो दैट्स मीन्स कि ये यूएनओ कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा, ये अपने मकसद में फेल हो रहा था, जब भी इन अलग अलग क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये तो 2 बातें निकल कर इसके सामने हमारे पास आ गई, और इन्हीं 2 बातों को आप अलग अलग हेडिंग्स बनाते हुए अपनी तरफ से इसको लिख दोगे, और इस तरीके से आपको जो है इसकी कमियां निकल के सामने आ जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी कमियों में और कुछ जोड़ना चाहते हो तो वो आप कैसे जोड़ोगे, वो आपको मैं सेकंड क्वेश्चन की सहायता से बताऊंगा, जिसको आप इन की कमियों में आप जोड़ सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, देन फिर से स्टार्ट करता हूं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि क्या है सेकंड क्वेश्चन। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है? अब स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि 3 जो है, पूरी दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में, यानी ये वर्तमान की बात कर रहा है, आज जो चल रहा है उस समय की बात कर रहा है कि समकालीन परिस्थितियों में, यानी कि जो कि एक ध्रुवीय है, इस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है बताइए। यानी कि आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या मायने रखता है, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, हमें ये बताना है। क्या हुआ कि यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ध्रुवीय विश्व, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक ध्रुवीय है? तो इसकी पहचान स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आज वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि बताइए पूरे विश्व में सबसे वर्चस्वशाली देश कौन सा है, तो आप फटाक से जवाब दे दोगे कि सर अमेरिका है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका की ही कर रहे हैं। क्या हो रहा है अमेरिका? अमेरिका क्या कर रहा है कि पूरे विश्व में आज अकेली ताकत बनकर के खड़ा हुआ है। और ऐसे में जब 1990 की अगर हम बात करें, 1990 में क्या हुआ था कि कोल्ड वार समाप्त हुआ था और सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, चूंकि उस वक्त पूरी दुनिया 2 ध्रुवीय थी, यानी कि 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक था जो है पहली दुनिया और एक दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया समाप्त हो गई, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, और तब अकेली बची कौन थी? केवल बची अकेली अमेरिका की पावर। और इस अमेरिका की पावर का आज वर्तमान में क्या है कि एक छत्र राज चल रहा है। कैसे? आर्थिक रूप से अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आप देखोगे अमेरिका का कल्चर, तो अमेरिका का कल्चर है पॉपुलर कल्चर, जिसको हम लोग पॉप कल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि आज हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके साथ साथ
अगर आप देखोगे तो अमेरिका की जो सैनिक ताकत है वो पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा है, और अमेरिका अपने सैनिकों पर इतना रुपया खर्च करता है कि शेष बाकी दुनिया के लगभग बड़े 12 देश भी उतना उनके पैसा मिला लिया जाए तो भी वो अपनी सेना पर नहीं खर्च करते जितना अकेला अमेरिका अपनी सेना पर खर्च करता है। तो अब स्टूडेंट्स, जब पूरे विश्व के अंदर अमेरिका इतना ताकतवर है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ आज एक ध्रुवीय विश्व के अंदर अपनी क्या महत्व रखता है ये हमें जानना है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे बताओगे कि भैया अमेरिका जो है वो बहुत ही ताकतवर है, जैसा मैंने बताया वो आप बता दोगे। उसके बाद आप लोग क्या बताओगे कि चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये कहाँ है, ये अमेरिका की जमीन पर है, तो ऐसे में किसकी ज़्यादा सुनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ? अमेरिका की सुनेगा, और अमेरिका की इसको सुननी पड़ेगी, यानी कि मजबूरी वश ना चाहते हुए भी कई बार इसको अमेरिका की बातों को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक तो ये अमेरिका की ज़मीन पर है यूएनओ, दूसरा अमेरिका जो है वो यूएनओ के अंदर इतना डोनेशन देता है कि सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है। ठीक है, अब कितना देता है? लगभग आपको अंदाजे में बता रहा हूँ 22 से 24% ये जो है यूएनओ को डोनेशन देता है, जो कि पूरे बाकी 193 देशों में कहीं अधिक है, इसका सबसे ज़्यादा डोनेशन ये पे करता है। अब जो दूसरी बात ये है कि एक तो डोनेशन भी ज़्यादा देता है, अमेरिका के अंदर भी है, मतलब अमेरिका की ज़मीन पर यूएनओ है, तो 2 प्लस पॉइंट हो गए। तीसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि अमेरिका इतना अपने पास ताकत रखता है, आर्थिक ताकत भी, सैनिक ताकत भी, कि वो पूरे विश्व में अपने हित को जो भी काम होगा, जो उसके भले के लिए काम होगा, उसको तो वो यूएनओ में मंजूरी दिला देगा। लेकिन अगर यूएनओ के अंदर कोई भी देश या कई सारे देश मिल करके कोई ऐसा फैसला बनाए या कोई ऐसा नियम बनाए या कोई प्रस्ताव पेश करें जिससे अमेरिका की कोई हानि हो रही हो, कोई नुकसान हो रहा हो, या अमेरिका के किसी साथी देश का नुकसान हो रहा हो, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका फटाक से अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा और अपनी वीटो पावर के ताकत के बल पर क्या करेगा? उस प्रस्ताव पर रोक लगवा देगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से अमेरिका केवल उसी काम को करने के लिए मंजूरी देगा जो उसके फायदे के लिए हो। तो क्या ऐसे में हम यूएनओ को मान लें कि यूएनओ जो है वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करवा पाएगा? क्या ये पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक मतभेदों को जो है वो मिटा पाएगा? नहीं ना, नहीं मिटा पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में वर्चस्वशाली देश पूरे विश्व में क्या कर रहा है? अपनी ताकत को फैला रहा है, और यूएनओ उसकी ताकत पर अंकुश लगाने में बहुत हद तक अक्षम हुआ है। सक्षम नहीं, अक्षम हुआ है, यानी कि असमर्थ रहा है। मगर स्टूडेंट्स, जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसके कमियां बताने के बाद, अमेरिका वाली कमियां बताने के बाद भी हम एक प्लस पॉइंट क्या जोड़ेंगे जो कि पक्ष में जाएगा। पहला हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के विपक्ष में हमने बात करी, यानी कि खिलाफ बात करी। अब हम जो बात करेंगे वो संयुक्त राष्ट्र के सपोर्ट में बात करेंगे, यानी कि पक्ष में बात करेंगे, और बताएंगे कि हाँ, एक ध्रुवीय विश्व तो है इस वक्त, मगर ऐसे में भी संयुक्त राष्ट्र का महत्व कोई खास कम नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका की बढ़ती ताकत के सामने यूएनओ थोड़ा बहुत मजबूर तो जरूर होता है, मगर यूएनओ ही आज पूरे विश्व में एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका के जैसे बढ़ती ताकत, बढ़ते वर्चस्वशाली रवैये पर कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूएनओ ही एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका को अपने यूएनओ के अंदर
बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के कुछ ऐसे कार्यों के लिए मना सकता है जो कि सार्वजनिक भलाई के लिए किए जा रहे हों। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इन बातों को समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मैं बोला हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि 1-2 साल हो गए इस तरीके से मैंने क्लास में कंटिन्यूस नहीं पढ़ाया। वॉइस ओवर करके आप लोगों को वीडियो देता हूँ, वो एक अलग मैटर है। उसमें क्या होता है कि चीज़ें सामने होती है, लिख लेता हूँ, देन आपके सामने वॉइस ओवर कर देता हूँ। फिलहाल अभी क्या था, मेरे को चीज़ों को कुछ बताना था, थोड़े मेरे इमोशंस भी आज बिगड़ रहे थे, अप एंड डाउन हो रहे थे, उस फ्लो के साथ मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा था जैसे मैं अक्सर क्लासेस में पढ़ाया करता हूँ। तो जैसा भी टूटा फूटा मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने उसको सुना, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मुझे सपोर्ट कर दें। अगर 1% या 2% भी आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बना सकूँ, थोड़ी हिम्मत आ जाए मेरे अंदर। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।